जहाँ पर काया एक शॉट में ही उस डॉगी को विन कर लेता है। इसके बाद वो अजीब सा डॉगी इसाकू के हाथ में आ जाता है। आगे चलने पर काया इसाकू को एक मास्क लगा लेने को बोलता है, जिससे कि उसे उसके बार बार दोस्तों के दिखाने का डर नहीं होगा। जिसके बाद अब काया इसाकू के लिए बैठने की जगह ढूंढने के लिए जाता है, क्योंकि जू की तरह ही यहाँ पर इसाकू के पैर हील्स पहनने की वजह से दर्द हो रहे थे। यहाँ पर इसाकू अकेले खड़ी उस डॉगी को देख रही थी, जिसके की आँख और बाल उसके काया की शक्ल जैसे दिखते हैं। वो उसे किस करते हुए गले लगाती है, जिसको की काया दूर से देख लेता है। वो आकर उससे कहता है कि लगता है हमें घर ही चलना होगा। इसाकू कहती है कि क्या अब हमारी यहाँ पर नकली डेट खत्म होने वाली है? काया कहता है कि हाँ, लेकिन इसमें नकली क्या था, सभी चीजें तो यहाँ पर रियल में हुई हैं। तभी काया उससे कहता है कि तुम्हारी क्लासमेट, जिससे कि इसाकू तुरंत ही अपना मास्क लगा लेती है और काया उसके माथे पे एक किस करता है, ये कहते हुए कि तुम बहुत ही क्यूट हो। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काया इसाकू के डार्क सर्कल्स को देखकर पूछता है कि क्या तुम रात को ठीक से सोई नहीं हो? इसाकू कहती है कि नहीं, क्योंकि मुझे आज अपने दोस्तों के साथ में बाहर जाने की एक्साइटमेंट थी। उसके बाद वो अपने उन्हीं दोस्तों के साथ में घूमती है, खाना खाती है और फोटोज खींचती है, जहाँ पर इसाकू बहुत खुश थी, क्योंकि वो भी यहाँ पर नॉर्मल लड़कियों की तरह मस्ती कर रही है। फिर सभी एक दूसरे को बाय करके निकलते हैं, ये कहते हुए कि फिर किसी दिन और कहीं पर चलने का प्लान बनाएंगे। और फिर अगले दिन काया इसाकू का ब्रेकफास्ट में वेट कर रहा होता है, पर वो नहीं आती है। वो जब उसके कमरे में आकर देखता है तो इसाकू अभी भी वहाँ पर सो रही थी। वो देखता है कि वो उस डॉगी को लेकर सोई है, तो वो उसे साथ रख के सोने का कारण पूछता है। इसाकू कहती है कि ये मुझे बिल्कुल तुम्हारी तरह ही लगता है, बिल्कुल ही खड़ूस। काया फिर उस डॉगी को फेंकते हुए उससे गले लगा लेता है और कहता है कि मुझे तो अब उस डॉगी से जलन होने लगी है। यहाँ पर इसाकू की धड़कनें तेज होने लगती हैं और वो यहाँ पर सोचने लगती है कि काया की धड़कनें कितनी शांत हैं। इसाकू यहाँ पर सोचती है कि काया ने कितनी आसानी से फेस्टिवल में उनकी फ्रेंड्स के सामने कह दिया कि वो लोग यहाँ पर डेट पर आए हैं, और फिर वो भी शांत होकर सो जाती है। काया यहाँ पर उसके काफी करीब आ गया था, जैसे कि वो उसे किस करने वाला हो, लेकिन वो देखता है कि इसाकू बहुत ही आराम से सो रही है। इसाकू सपने में काया के साथ में बिताई हुई फेस्टिवल के इवेंट्स के सपने देख रही थी। फिर हमें अगले सीन में इसाकू के दादाजी को दिखाया जाता है, जो कि इसाकू को अपने मुंह बोले भाई और उसके बेटे से मिलाते हैं, और वो भी अभी फर्स्ट ईयर में ही है, लेकिन दूसरे हाई स्कूल में। और इस लड़के का नाम यहाँ पर मीकू होता है, जो कि यहाँ पर इसाकू से सबसे पहले यही पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? उसके डैड उसको मुक्का मारते हुए कहते हैं कि जरा तमीज से बात करो। इधर उसकी बातें सुनकर काया गुस्से में हो जाता है, और इसाकू उसकी बातों को सुनकर सोचती है कि मैं इसकी पर्सनैलिटी तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इसाकू अपने दोस्तों के घर पर आई होती है, जहाँ पर सभी लोग बैठकर रोमांटिक मूवी देख रहे होते हैं। मूवी खत्म होने के बाद सभी लोग बात करने लगते हैं अपने फर्स्ट किस के बारे में, क्योंकि मूवी की थीम भी कुछ ऐसे ही थी। दोनों इसाकू से पूछते हैं कि क्या उसने अपना पहला फर्स्ट किस किया है। इसाकू उस दिन को याद करती है जब उसने काया को किस करने की परमिशन दी थी, लेकिन फिर वो वहाँ से भाग गई थी, और अपने दोस्तों से कहती है कि नहीं, मैंने नहीं किया। दोनों उससे पूछते हैं कि क्या तुम काया के बारे में सोच रही हो? ये थोड़ा तो अजीब है, लेकिन तुम्हें उसके साथ में डेट पर जाना चाहिए। इसाकू फिर उन दोनों को फेस्टिवल वाले दिन की बात बताती है, जहाँ पर काया ने उसे बताया था कि वो उसे डेट पर लेकर आया है। ये सुनकर उसके दोनों दोस्त एक्साइटेड हो जाते हैं, और वो उससे पूछते हैं कि इसका मतलब ये है कि तुम काया को पसंद करती हो। इसाकू कहती है कि हाँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि वो मेरे लिए कैसी फीलिंग रखता है। यहाँ फिर वो उसे काया को टेस्ट करने के लिए बोलती है। घर जाते समय वो सोचती है कि मैंने ऐसी अजीब बातें किसी के साथ में भी नहीं की, पर फिर भी मुझे मजा आया। घर आने पर काया इसाकू से पूछता है कि तो फिर आज तुमने क्या क्या किया? इसाकू कहती है कि हमने मूवी देखी, स्नैक्स खाया। और काया पूछता है कि और क्या? इसाकू कहती है कि हमने लड़कों के बारे में बात की। काया कहता है कि लड़कों के बारे में बात, तो इसका मतलब मुझे यकीन है कि तुमने सिर्फ बैठ के सुना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास तो कहने के लिए कोई है ही नहीं। इसाकू कहती है कि मैंने सिर्फ सुना नहीं बल्कि मैंने कहा भी। काया उससे कहता है कि फिर तो वो जरूर मेरे बारे में ही होगा। इसाकू ये सुनकर दरवाजा बंद कर देती है और सोचती है कि मुझे काया बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिक्यू एक आदमी को पीट रहा था। उसका गार्ड उसे मना करता है, तो मिक्यू कहता है कि मैंने शुरू नहीं किया था। उसके बाद वो वापस जाते समय स्कूल में इसाकू को देखता है। वो आकर उसके बालों को टच करते हुए कहता है कि फिर से मिलकर अच्छा लगा। तभी यहाँ पर काया आता है, जो कि उसको दीवार से सटाकर कहता है कि मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मिक्यू उसको देखकर पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर स्कूल यूनिफॉर्म में क्या कर रहे हो? उसके बाद काया उसे स्कूल से बाहर लेकर आता है, और वो यहाँ पर बताता है कि मैं यहाँ पर इसाकू की हिफाजत के लिए हूँ। मिक्यू कहता है कि अच्छा, एक गार्ड डॉग की तरह। अच्छा है, लेकिन क्या ये याकुजा गैंग के लिए सही है, क्योंकि तुम उनके कैप्टन हो। फिर मिक्यू काया को चिढ़ाते हुए कहता है कि पापा मुझे आपकी बेटी का हाथ चाहिए। काया उसको धमकाते हुए कहता है कि उससे दूर रहो। काया के जाने के बाद मिक्यू अपने गार्ड से कहता है कि अब मुझे बिना लड़ाई किए टाइम पास करने का मौका मिल गया। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि मिक्यू ने इसाकू और काया के स्कूल में ट्रांसफर ले लिया था, और वो स्कूल में आते ही इसाकू को उठाकर कहता है कि सरप्राइज। काया इसाकू को तुरंत वहाँ से हटाकर कहता है कि तुम यहाँ पर आखिर क्यों ट्रांसफर ले लिए हो? मिक्यू कहता है कि मुझे लगा था कि तुम दोनों यहाँ पर मुझे देखकर खुश
खुश हो गए। इसाकू के दोस्त उसको देखकर पूछती हैं कि क्या ये तुम दोनों का फ्रेंड है। मिकी कुछ कहता उससे पहले ही इसाकू घबराते हुए कहती है कि ये हमारे दादाजी के दूर के रिश्तेदार हैं। उसके बाद काया और इसाकू मिकी को स्कूल से बाहर लेकर आते हैं ताकि वो उनकी पोल सभी के सामने ना खोल सके। इसाकू कहती है कि मेरे साथ सभी लोग स्कूल में घुल मिलकर रहने लगे हैं और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि सभी दोस्त मेरे से फिर से अलग हो जाएं। ये जान करके कि मैं एक गैंगस्टर की फैमिली से हूँ। तो मिकी कहता है कि हाँ ठीक है, नहीं बताऊंगा, पर तुम दोनों को मेरा दोस्त बन के रहना पड़ेगा। दोनों ना चाहते हुए भी उसकी ये शर्त मान लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है क्लास में, जहाँ काया सभी क्लास को इस बार होने वाले कल्चर फेस्टिवल के लिए आइडिया मांग रहा होता है, जिसकी ऐसी प्यारी प्यारी बातें सुनकर मिकी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। यहाँ इसाकू के दोनों दोस्त रोमियो और जूलियट का प्ले करने को बोलती हैं, जिसमें कि वो काया को रोमियो और इसाकू को जूलियट का रोल प्ले करने को बोलती हैं। काया पूछता है कि आखिर ये किस तरह का प्ले होगा। वो बताती है कि ये शेक्सपियर की फेमस स्टोरी में से एक है। काया जैसे ही इसके लिए राजी होता है, मिकी उठकर कहता है कि मुझे इस प्ले में रोमियो बनना है। आखिर मैं इस प्ले में रोमियो क्यों नहीं बन सकता। इसाकू जोर से कहती है कि नहीं, लेकिन वो उससे आगे कुछ भी नहीं कह पाती, क्योंकि वो भी एक स्टूडेंट है और प्ले में रोल मांगने का हक उतना ही उसका भी है। यहाँ दोनों के बीच में फैसला रॉक पेपर सीजर्स से होता है, जिसमें कि काया हार जाता है। इसाकू के दोस्तों के प्लान में ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि अब रोमियो काया नहीं बल्कि मिक्यू बनेगा। उसके बाद हम सभी को नाटक का रिहर्सल करने को देखते हैं, जहाँ काया मिक्यू के डायलॉग के बीच में बोलते हुए चला जाता है कि अपने गंदे हाथ जूलियट यानी कि इसाकू से दूर रखो। इसाकू की दोस्त कहती है कि अरे ओए, अभी तुम्हारे डायलॉग का टाइम नहीं आया है और ये लाइन तो है भी नहीं तुम्हारे डायलॉग में। इसाकू काया से अकेले में कहती है कि वो रोमियो के रोल के लिए हार चुका है, तो उसे अपनी हार एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। उसे जो रोल मिला है उसे वही परफॉर्म करना चाहिए। यहाँ इसाकू को उसकी दोस्त बताती है कि उन्होंने ये आइडिया इसलिए रखा था ताकि तुम दोनों के बीच में रोमांस हो, भले ही नाटक के रूप में ही सही। इसाकू उसके बाद अपने नाटक के डायलॉग रोमियो यानी कि मिक्यू के सामने बोल रही थी, जिसको कि मिक्यू काफी खराब बता रहा था और उसको बार बार रिपीट करने को बोल रहा था। काया को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर बेचारा करे भी तो क्या करे। अब घर जाने का टाइम हो जाता है और मॉनिटर होने की वजह से काया और इसाकू क्लास की खिड़कियां बंद कर निकलने ही वाले होते हैं कि इसाकू अपनी एक्टिंग के बारे में उससे पूछती है। काया कहता है कि उसे और भी प्रैक्टिस की जरूरत है। इसाकू वहीं पर अपने डायलॉग्स को बोलने लगती है, जिसको सुनकर काया हंस देता है। इसाकू उससे कहती है कि हंसो मत, जरा अपने तो डायलॉग्स बोल के दिखाओ। काया उसके करीब जाकर कहता है कि जैसे हाथ मिले हैं वैसे ही होठों को भी मिल जाने दो। उसके बाद वो उसके और भी पास जाने लगता है। इसाकू अपनी आंख बंद कर लेती है और फिर काया उसके माथे पर किस करता है। इसाकू अपने मन में सोच रही होती है कि अगर क्या होता अगर उसने सच में ही उसके होठों को मिला दिया होता। इसाकू फिर उससे पूछती है कि तुम आखिर अपने डायलॉग छोड़ के रोमियो को डायलॉग क्यों बोले। काया कहता है कि वो मैं पहले रोमियो की एक्टिंग करने वाला था ना, इसीलिए मेरी जबान फिसल गई। तभी वहाँ पर पीछे से मिक्यू आता है, जो कि कहता है कि मैं तो अपना फोन लेने के लिए आया था, लेकिन जरा देखो तो यहाँ पर क्या सीन चल रहा है। इसाकू कहती है कि तुम यहाँ पर गलत सोच रहे हो, हम बस यहाँ पर रोल की प्रैक्टिस कर रहे थे। मिक्यू इसाकू की तरफ जाते हुए कहता है कि पल भर के लिए हमें भी कोई प्यार कर ले, झूठा ही सही। तभी काया उसके सामने आता है और कहता है कि ये लो तुम्हारा फोन। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नाटक की तैयारी चल रही थी और मेन कैरेक्टर्स को उसके कॉस्ट्यूम चूज करने का मौका दिया गया था। वो लोग इस प्ले को बहुत ही रोमांचक बनाना चाहते थे। इधर मिक्यू इसाकू के पास आकर कहता है कि बुरा लग रहा है क्योंकि काया को रोमियो का रोल नहीं मिला। इसाकू मन में ही सोचती है कि ये मुझे उकसाने की कोशिश कर रहा है। वो अपने आप को तब नहीं रोक पाती है जब मिक्यू उससे कहता है कि तुम काया से सच्चा प्यार करती हो ना। इसाकू उसके सामने हाथ जोड़कर कहती है कि प्लीज ये बात काया से मत कहना। मिक्यू उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उसको ये बात कहने की जरूरत है, क्योंकि वो घाट घाट का पानी पी चुका है। इधर काया मिक्यू की हरकतों को देखकर गुस्से से पागल हो रहा था, जिसके बाद अब ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। पिछले पार्ट में इसाकू के दोस्त काया और इसाकू के बीच में प्यार बढ़ाने के लिए स्कूल में रोमियो और जूलियट का प्ले रखते हैं, पर मिक्यू बीच में आकर काया से रोमियो को रोल छीन लेता है। और जब क्लास खत्म होने के बाद काया और इसाकू क्लास में रोमांस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब भी वहाँ पर मिक्यू आकर बीच में टांग लड़ा देता है। और अब क्लास में जब सभी लोग रोल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तब भी मिक्यू इसाकू को उकसाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसाकू अपने आप को तब नहीं रोक पाती है जब मिक्यू उससे कहता है कि तुम काया से सच्चा वाला प्यार करती हो ना। अब इसाकू मिक्यू के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि प्लीज ये बात काया से मत कहना। मिक्यू उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि उससे ये बात कहने की जरूरत है, क्योंकि वो घाट घाट का पानी पी चुका है। और दूसरी तरफ काया मिक्यू की हरकतों को देखकर गुस्से से पागल हो रहा था, पर वो इसाकू को प्रॉमिस किया था कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखेगा। घर जाते वक्त इसाकू काया से कह रही होती है कि मिक्यू को इग्नोर करना सच में बहुत ही सरदर्द वाला काम है। काया उससे कहता है कि तुम मिक्यू की ऐसी वैसी बातों में मत आ जाना, क्योंकि तुम आसानी से किसी के भी बातों में आ जाती हो। फिर हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिक्यू
इसाकू से वापस से काया के बारे में पूछता है कि आखिर तुम्हें उसके बारे में क्या अच्छा लगता है, पर इसाकू उससे कहती है कि आखिर मैं ये बात तुम्हें क्यों बताऊं। लेकिन तभी मिक्यू जोर से चिल्लाते हुए सभी को काया और इसाकू के प्यार के बारे में बताने वाला होता है। तभी इसाकू वहाँ पर मिक्यू से माफी मांगती है और कहती है कि रुको रुको मैं बताती हूँ, मुझे काया के बारे में सब कुछ अच्छा लगता है, उसका मेरा ध्यान रखना, उसकी बातें, उसका मेरा छूना और उसकी सांसों की आहट, सब कुछ ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब काया यहाँ पर इन दोनों को बातें करता हुआ देखकर अपना आपा खो देता है और रिहर्सल वाली तलवार लेकर तेजी से मिक्यू के ऊपर अटैक करने लग जाता है। अब क्योंकि वो तलवार नकली होती है इसलिए वो उस पर लगते ही टूट जाती है। उसके बाद इसाकू तुरंत ही काया को छत पे लाकर बोलती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपने गुस्से पर काबू रखोगे। तो काया कहता है कि ठीक है, अब से मैं अपने गुस्से पर काबू रखूंगा, पर तुम बस मेरे सर पर एक बात हाथ फेर दो। अब इसाकू उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है कि गुड बॉय। काया फिर इसाकू को उठाकर अपनी गोद में बैठा लेता है और ये सब पीछे से मिक्यू भी देख रहा होता है और कहता है कि एक गैंग का लीडर एक लड़की के प्यार में पड़ गया है और मुझे तो सभी चीजें खराब करने में ही मजा आता है, तो अब और भी ज्यादा मजा आने वाला है काया और इसाकू के प्यार को तोड़ने में। उसके बाद जब काया और इसाकू वापस से क्लास में आते हैं तब सभी स्टूडेंट्स काया को मिक्यू से लड़ने का कारण पूछते हैं। काया बताता है कि मुझे मिक्यू के शर्ट पर एक कीड़ा चलता हुआ दिखा था और बस मैं उसे ही मारने के लिए गया था, पर मेरे हाथ से तलवार और भी ज्यादा तेज घूम गई और ये सब हो गया। तभी मिक्यू भी आगे आकर कहता है कि हाँ, मुझे कीड़ों से नफरत है। उनकी बातें सुनकर तो सभी लोग कहते हैं कि इनको तो सच में एक्टिंग करना नहीं आता है और सभी बच्चे इन तीनों को ही पनिशमेंट देते हैं क्योंकि इन्हीं तीनों की वजह से रोल खराब हो गया। जहाँ पर मिक्यू और काया सीटों को सही करने लगते हैं, जहाँ मिक्यू काया से कहता है कि तुम कीड़ों को नहीं बल्कि मुझे ही मारने की कोशिश कर रहे थे ना, और क्या तुमने इसाकू के साथ में किया है वही जो तुम बहुत सारी लड़कियों के साथ में कर चुके हो। काया मिक्यू से कहता है कि क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, तो मिक्यू कहता है कि अच्छा, तो तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। तभी वहाँ पर इसाकू आती है और उन दोनों से पूछती है कि क्या यहाँ पर सब कुछ ठीक है। काया बताता है कि हाँ बिल्कुल सब कुछ ठीक है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी मेन कैरेक्टर्स अपने अपने कॉस्ट्यूम पहनकर रोल कर रहे होते हैं और अब कल्चरल फेस्टिवल को सिर्फ 5 दिन रह गए थे और अभी भी इसाकू की एक्टिंग यहाँ पर सभी को पसंद नहीं आ रही थी। काया इसाकू को यहाँ पर इनकरेज करता है और दूसरी तरफ मिक्यू इसाकू से कहता है कि तुम्हारी एक्टिंग तो बहुत ज्यादा बेकार है। अब इसाकू सोच रही होती है कि मुझे अपनी एक्टिंग को और भी ज्यादा बेहतर बनाना चाहिए। तभी मिक्यू कहता है कि चलो ठीक है, मैं वापस से तैयार हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन तभी काया मिक्यू से कहता है कि नहीं, मुझे भी रोमियो को डायलॉग याद है तो मैं उसको प्रैक्टिस करा दूंगा। मिक्यू उससे कहता है कि हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन सभी के सामने तो मुझे ही इसाकू के साथ में रोमियो को रोल प्ले करना है ना, और उसकी प्रैक्टिस करने में तुम्हारे साथ में मजा नहीं आएगा। उसके बाद तीनों शाम तक प्रैक्टिस करते हैं और फिर साथ में घर निकलते हैं, जहाँ रास्ते में भी मिक्यू इसाकू के डायलॉग्स में कमियां निकाल रहा था और फिर वो अचानक से बात करते करते इसाकू के गले पे चाकू रख देता है। काया तुरंत ही अपनी गन निकाल कर मिक्यू से कहता है कि ये सब क्या कर रहे हो। तभी मिक्यू उससे कहता है कि अगर तुमने जरा सा भी आगे आने की कोशिश की तो मेरे हाथों से इसाकू का खेल हो जाएगा, तो कोई भी होशियारी करने की कोशिश मत करना। और अब यहाँ पर इसाकू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है, और अब यहाँ पर मिक्यू इसाकू को किडनैप कर लेता है और इसी के साथ में वो काया को भी अपने साथ ले जाता है। जहाँ पर मिक्यू के लोग काया को इतना शांत बैठा हुआ देखकर हैरान होते हैं। शायद काया इसलिए भी यहाँ पर शांत बैठा हुआ है क्योंकि वो मिक्यू की चाल समझने की कोशिश कर रहा है। अब मिक्यू उन दोनों को लेकर डॉकयार्ड आता है, जहाँ पर काया मिक्यू से पूछता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। मिक्यू बताता है कि मैं बहुत बोर हो रहा था रोज रोज के वही काम करके, और जब से मैंने इसाकू को देखा है वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगी है, और हाँ मुझे तुम्हारी धमकियाँ भी बहुत पसंद आई हैं, तो मैंने सोचा कि तुम दोनों के साथ में थोड़ी सी शैतानियाँ की जाएं। जिसके बाद अब मिक्यू काया को बांध के इसाकू को शांत लेटे रहने के लिए कहता है, फिर चाकू से उसके कपड़े फाड़ने लगता है। अब इसाकू यहाँ पर बस एक मौके का इंतजार कर रही थी और जैसे ही वो देखती है कि काया ने अपने हाथ रस्सियों से खोल लिए हैं तो मिक्यू के टांगों के बीच में बहुत जोर से मारती है। अब काया यहाँ पर मिक्यू के सभी लोगों की धुलाई करने के बाद मिक्यू को मारने ही वाला होता है कि इसाकू उसको ऐसा करने से रोक देती है। काया कहता है कि नहीं, मैं आज इसको माफ नहीं कर सकता हूँ, इसने ऐसा काम ही किया है। लेकिन इसाकू उससे कहती है कि नहीं, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे लिए कोई भी खतरा मोड़ नहीं लोगे, और वैसे भी हमें उसकी जरूरत है क्योंकि हमारे नाटक के लिए मिक्यू का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब काया यहाँ पर अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि चलो ठीक है, मैं उसको नहीं मारूंगा। तभी काया मिक्यू से कहता है कि तुम इतनी बात मानते हो इसाकू की। तभी मिक्यू भी इसाकू से कहती है कि प्ले के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। काया यहाँ पर मिक्यू के पास आके उसको मुक्का मारते हुए कहता है कि समझे इसाकू ने क्या कहा। फिर काया मिक्यू के फोन को लेकर उसको गार्ड को कॉल करते हुए कहता है कि मिक्यू ने इसाकू के ऊपर हाथ डालने की कोशिश की है, उसके दादाजी को बोल दे कि वो मिक्यू को समझा लें, वरना आगे से वो नहीं देखेगा कि मिक्यू किसका लड़का है और किस गैंग का है, मैं तुरंत ही उसको ठोक दूंगा। अब घर जाते वक्त काया इसाकू से पूछ रहा होता है कि तुम ठीक तो हो ना। इसाकू कहती है कि हाँ, पर ये एक बहुत ही बुरे सपने जैसा था, तुमने जो मुझे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग सिखाई थी वो बहुत काम आई, वैसे भी मुझे तुम पर पूरा
भरोसा था। फिर हमें अगले सीन में कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्कूल में आज शाम को रोमियो और जूलियट का प्ले सभी के सामने होने वाला था, पर सभी लोग मिक्यू को लेकर हैरान थे कि वो उस दिन के बाद से स्कूल ही नहीं आया था। अब यहाँ पर काया डिसाइड करता है कि वो रोमियो का रोल करेगा और उसका रोल किसी और को दे दिया जाए, लेकिन तभी वहाँ पर मिक्यू आ जाता है और सभी लोग प्ले की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। मिक्यू यहाँ पर सभी से ऐसे बात कर रहा होता है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। काया यहाँ पर उससे कहता है कि भूलो मत कि तुम्हारी जान इसाकू ने बचाई है। मिक्यू कहता है कि अब मैं इसाकू को उस नजर से नहीं देखता हूँ, मुझे लगता है कि वो सही लड़के के साथ में है। और रही बात कि मैं उतने दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहा था, तो उस दिन के बाद से मेरे दादाजी ने मुझे बहुत पीटा, इसलिए मैं थोड़ा आराम कर रहा था। इतना ही नहीं, मैं तुम्हारे लिए आज सरप्राइज भी लेकर आया हूँ। इधर इसाकू बिल्कुल भी खुश नहीं थी मिक्यू के वापस आ जाने की वजह से, क्योंकि वो काया को ही रोमियो के रोल में देखना चाहती थी। अब जैसे ही प्ले शुरू होता है, सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि मिक्यू और काया ने अपने अपने रोल को बदल लिया है और अब काया यहाँ पर रोमियो का रोल परफॉर्म करने वाला है। उसके बाद अब वहाँ पर नाटक की शुरुआत होती है और इसाकू काया की तरफ देखते हुए सोच रही होती है कि मुझे काया के सामने प्यार की एक्टिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद उन दोनों का नाटक खत्म होता है काया की आखिरी लाइन से, जैसे हाथ मिले हैं वैसे होठों को भी मिल जाने दो। जिसके बाद अब वहाँ पर सभी लोग फोटो खिंचाते हैं और फिर काया एक जगह पर बैठकर इसाकू से कह रहा होता है कि जैसे हाथ मिले हैं वापस से होठों को मिल जाने दो, और वहाँ पर उसका हाथ पकड़ के चूम लेता है। इसाकू काया से पूछती है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, तो काया उसे बताता है कि मैं अभी भी रोमियो के कैरेक्टर में घुसा हुआ हूँ। लेकिन तभी इसाकू कहती है कि बस अब बहुत हुआ। उसके बाद स्कूल में सभी लोग नाटक अच्छा जाने के लिए जश्न मना रहे होते हैं और इसाकू नोटिस करती है कि उस प्ले के बाद से बहुत सारे लड़के लड़कियाँ आपस में डेट कर रहे हैं। और अब यहाँ पर इसाकू की दोस्त भी उससे पूछती है कि काया और इसाकू के बीच में यहाँ पर कुछ हुआ कि नहीं। फिर इसाकू को यहाँ पर काया और उसकी परफॉर्मेंस की याद आती है और इसाकू उन दोनों को बताती है कि नहीं, वो तो उस दिन से कैरेक्टर में ही घुसा हुआ है। तभी वो वहाँ पर काया को ढूंढने के लिए चली जाती है, लेकिन रास्ते में उसको मिक्यू मिलता है, जो कि उन दोनों को वहाँ पर बाय बोलने के लिए आया था। मिक्यू यहाँ पर इसाकू से कहता है कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी लाइफ में अभी बहुत सारे दुश्मन आएंगे, क्योंकि तुमने एक गैंगस्टर से प्यार किया है। जिसके बाद अब मिक्यू वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें अगले सीन में काया और इसाकू को दिखाया जाता है, जो कि कल्चरल फेस्टिवल के एक केक के स्टॉल पे थे, जहाँ पर इसाकू को कुछ बातें सुनाई देती है कि अरे ये वही है ना जिन्होंने रोमियो और जूलियट का शानदार प्ले किया था। मुझे ये नहीं पता था कि ये दोनों रियल में भी आपस में डेट कर रहे हैं। और इसाकू यहाँ पर सोच रही होती है कि काया को भी ये सब बातें सुनाई दे रही होंगी ना, तो फिर उसे कैसा फील हो रहा होगा, क्या काया भी मुझसे प्यार करता है या नहीं। अब काया यहाँ पर इसाकू को किन्हीं ख्यालों में खोया हुआ पाता है, तो वो उससे उसका कारण पूछता है। इसाकू यहाँ पर उसका कुछ भी जवाब नहीं देती, पर काया को भी इन सभी की बातें यहाँ पर सुनाई दे रही थी, जिससे कि उसको अजीब लग रहा था। जिसके बाद वो इसाकू से कहता है कि जल्दी जल्दी हम लोग अपना खाना खत्म करते हैं, क्योंकि हमें अभी अपना पूरा फेस्टिवल भी घूमना है। इसके बाद वहाँ पर एक लड़की आकर उन दोनों के साथ में पिक्चर लेती है और फिर वो दोनों एक साथ में एक हॉरर हाउस में जाते हैं, जहाँ पर जब एक लड़का इसाकू को डराने की कोशिश कर रहा होता है, तब काया उसको खुद ही अपनी एक डरावनी फॉर्म दिखाकर उसको डरा देता है। उसके बाद वो दोनों एक फॉर्च्यून टेलर के पास जाते हैं, जहाँ पर वो लड़की इसाकू को देखकर उसको कहती है कि इस लड़की की जिंदगी में फ्यूचर में बहुत ही मुसीबतें लिखी हुई हैं। अब काया वहाँ से गुस्से में निकलता है और उससे कहता है कि जो भी मुसीबतें इसाकू के ऊपर आएगी मैं उसको देख लूंगा। लेकिन फिर जैसे ही वो दोनों वहाँ से निकलते हैं, तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, जो कि काया को स्कूल यूनिफॉर्म में देखकर उसके ऊपर हंसने लगती है, क्योंकि ये वही लड़की है जिसके मेंशन से काया एक दिन निकला था। वो काया के पास आके इसाकू को गले लगाते हुए कहती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ये तो सच में बहुत ही प्यारी है। अब यहाँ पर इसाकू को उस लड़की के पास में से उसी परफ्यूम की स्मेल आती है, जो कि उसको कुछ दिनों पहले काया से भी आ रही थी। और इसाकू यहाँ पर सोच रही होती है कि ये लड़की जरूर काया की पुरानी गर्लफ्रेंड होगी। अब यहाँ पर वो लड़की काया की टाई पकड़कर कहती है कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, तो क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो। उसके बाद वो और इसाकू टेबल पर बैठते हैं, जहाँ पर वो लड़की इसाकू से कहती है कि मैं तो यहाँ पर काया से मिलने के लिए आई थी, लेकिन मुझे तुमको भी यहाँ पर देखना था। बहुत ही मुश्किल होता है ना एक ऐसे आदमी के साथ में रहना जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव हो। इसाकू कहती है कि हाँ, लेकिन ये सब बहुत अच्छा लगता है। और तभी वहाँ पर काया आता है ड्रिंक लेके, जिसके बाद वो लड़की अपनी ड्रिंक पीने के बाद वहाँ से चली जाती है, उन दोनों से ये कहते हुए कि अपना कल्चरल फेस्टिवल एंजॉय करो। यहाँ काया उसको देखकर सोच रहा होता है कि क्या ये लड़की मुझसे ही मिलने आई थी ना। तभी इसाकू काया से कहती है कि यही सवाल तो मैं भी तुमसे पूछना चाहती थी। अब कल्चरल फेस्टिवल खत्म होने वाला था आतिशबाजी के साथ, और इसाकू और काया दोनों ही ऊपर से इस चीज को देख रहे होते हैं, जहाँ पर इसाकू काया से हिम्मत करके पूछ ही लेती है कि क्या वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन काया उसको बताता है कि नहीं। और इसाकू यहाँ पर सोचने लगती है कि इन दोनों के बीच में कुछ तो रहा होगा, पर मैं इस बात को पता कैसे लगाऊं। अब काया यहाँ पर इसाकू से कहता है कि क्या तुम्हें उस लड़की से जलन हो रही है। इसाकू बताती है कि नहीं, जिसके बाद काया वहाँ पर इसाकू को हक करते हुए कहता है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। और अब यहाँ पर इसाकू इस चीज को देखते हुए काया से कहती है कि मेरे इतने नजदीक मत आया करो। काया यहाँ पर उससे कहती
कहता है कि ठीक है, पर तुम्हें मुझे इन सब बातों की परमिशन देनी पड़ेगी। जिसके बाद अब काया इसाकू के होठों पर टच करते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता है कि मैं कब तक अपने आप को कंट्रोल रख पाऊंगा। उसके बाद दोनों घर जा रहे होते हैं और दोनों को ही अजीब फील हो रहा होता है। अब रात को नहाते हुए इसाकू काया की बातों को याद कर रही होती है कि आखिर काया किस बारे में बात कर रहा था, कि आखिर वो किस चीज के लिए अपने आप को कंट्रोल नहीं रख सकता है। उसके बाद वो काया के साथ में हुए हर हरकतों को याद करने लगती है और उन सभी को आपस में मिलाकर कुछ सोचती है। जिसके बाद वो वहाँ पर जोर से चीख पड़ती है, जिसे सुनकर काया घबराते हुए इसाकू के बाथरूम के पास आता है और उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ। इसाकू उसको बताती है कि नहीं कुछ नहीं। अब काया के वहाँ से जाने के बाद इसाकू वापस से सोचने लगती है कि क्या वो मुझे पसंद करने लगा है। अब खाना खाते समय इसाकू यहाँ पर यही सोच रही होती है कि वो यहाँ पर तुरंत ही उससे पूछ ले कि क्या वो उससे प्यार करता है, पर वो यहाँ पर बात बदलते हुए उसके खाने की तारीफ करने लगती है। उसके बाद अब इसाकू बिस्तर पर लेटे हुए सोच रही होती है कि पहले मैं भी काया के गैंगस्टर होने की वजह से उससे दूर होना चाहती थी। मैं तो पहले कभी भी उसको इस नजर से देखती ही नहीं थी, पर मुझे अपनी पूरी लाइफ में जब किसी की भी जरूरत पड़ी है तो मुझे काया ही हर जगह पर मिला है। और अगर काया ने मुझे प्रपोज करते हुए ये कह दिया कि अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी या फिर एक गैंगस्टर होने की वजह से वो मुझे छोड़ देगा। अब ये सब बातें सोचते हुए वो ये सोच रही होती है कि मुझे इसके बारे में किससे बात करनी चाहिए। पहले तो वो अपने दोस्तों से बात करने का सोचती है, पर इसाकू एक गैंगस्टर की फैमिली से है, वो अपने दोस्तों को ये बात नहीं बता सकती है। जिसके बाद इसाकू को अपने मन में उस लड़की का ही ख्याल आता है और फिर वो घबराते हुए उस लड़की को ही मैसेज कर देती है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।